बच्चा चैप्टर नंबर 4 जो बायो एनर्जेटिक है, चैप्टर 4 आप लोगों का एमजीके और ईके का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट एमसीक्यूज भी करवाऊंगी जो कि एमजीके में आएंगे, ईके में आएंगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एमजीके में बहुत एमसीक्यूज बनकर आते हैं, क्योंकि आपको पता है आपका एमजीके 70% बायोलॉजी पर है। उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है बच्चा बायो एनर्जेटिक। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का तो आपको पता ही है, क्रेब्स साइकिल है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से, उसके बाद बचा हमारे पास आता है लाइट रेडिएशन, डार्क रेडिएशन। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों टॉपिक। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर करना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर बचा लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों मैं आपको बायो एनर्जेटिक का इंट्रोडक्शन करवाऊँ, ये सब मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन आपने अपने टीचर से ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये समझ लिया तो बाकी जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी वो समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये समझना सबसे आखिरी टॉपिक है आपकी बुक का, लेकिन ये सबसे पहले देना चाहिए था। कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो आपका बायो एनर्जेटिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये बच्चों एक क्लस्टर होता है। क्लस्टर का मतलब होता है बच्चा ग्रुप, ग्रुप जैसे कलेक्टिव नाउन हो जाता है इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो क्लस्टर होता है प्रोटीन्स का बच्चों, प्रोटीन्स का जो प्रेजेंट होता है बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? टू मेक एटीपी, क्योंकि ये एटीपी को बनाता है। और ये क्लस्टर है प्रोटीन का जो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। बच्चों एक माइटोकॉन्ड्रिया की होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें से ट्रांसफर होते हैं, और उसके बाद बच्चों ट्रांसपोर्ट आते हैं आपका इलेक्ट्रॉन, और फिर फॉर्म करते हैं किसको? एटीपी को। बच्चों मैं अभी आपको डिस्कस कराऊंगी जिसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगी, फिर मैं क्रेब्स साइकिल की तरफ मूव करूंगी, फिर मैं आपको मतलब कि उसके बाद आपकी आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्योंकि यहाँ रिवर्स अगर स्टार्ट किया जाए तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ऐसे आप पढ़ते जाएंगे आपको चीजें भूलती जाएंगी। इस वजह से इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले ही डिस्कस करना लाजमी के एमसीक्यू के साथ एमसीक्यू इसमें से बनते हैं। सही गौर से मेरी बात को सुनना है। तो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के बाद प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 2 एटीपी बनती है, क्रेब्स साइकिल में भी सिर्फ 2 एटीपी। जितनी भी एटीपी बनेगी ना, जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैलकुलेशन होती है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी, इसमें 2 एटीपी, बाकी जो उनमें मॉलिक्यूल्स बने ना NADPH तो रेड्यूसिंग पावर करने वाले कंपाउंड है, उनके अंदर बच्चों एटीपी स्टोर है, उनके अंदर स्टोर है। अब देखें ये ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस को आप कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन में आपको बताऊंगी जिसमें फॉर्मेशन होता है एटीपी की फॉर्मेशन हो। क्लियर है? और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वो होती है जिसमें डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो जाए आपकी ग्लूकोज की, और ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा C6H12O6 पता होगा। बच्चों ये जो 2 NADPH आपके बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, और जो आपके 8 NADPH थे और 2 FADH थे जो कि आपके क्रेब्स साइकिल के थे, इनके अंदर ही सारी एनर्जी स्टोर थी, लेकिन उनमें सिर्फ बचा 2 एटीपी बने थे, सिर्फ 2 एटीपी। और इन्हीं एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स को हम इस्तेमाल करके यहाँ पर ढेर सारी एटीपी को जनरेट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर वेरियस इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अब वेरियस फंक्शन में इन्वॉल्व होती है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पर कुछ वेरियस इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बच्चों यहाँ पर कुछ 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब इतने सारे प्रोटीन्स को, अब पहला प्रोटीन आता है फ्लेवोप्रोटीन, एक बच्चों आयरन सल्फर प्रोटीन, यूबिक्विनिन। बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ना सारे आपके प्रोटीन्स होते हैं, वाहिद बच्चों एक आपका एंजाइम होता है, उस एंजाइम को आप यूबिक्विनोन कहते हैं। और साइटोक्रोम होता है ए, साइटोक्रोम 2, C, B और A3। दीज प्रोटीन अरेंज 4 कॉम्प्लेक्सेस, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों ये अरेंज होते हैं 4 कॉम्प्लेक्सेस में। कितने कॉम्प्लेक्सेस में अरेंज होते हैं? 4 कॉम्प्लेक्सेस में अरेंज होते हैं। उसके बाद बच्चों जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स के। अब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में आपको फ्लेवो प्रोटीन होता है और आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। अब ध्यान दीजिएगा मैं कि आपको क्या समझाना चाहती हूँ। बच्चा देखें
यहाँ पर क्या होगा, NADP वो कन्वर्ट हो जाए NADPH में, और यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गई। अब ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है NADP, ये कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, कॉम्प्लेक्स 1 को, और ये FAD जो H है ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 2 को, कॉम्प्लेक्स 2 को। फिर कॉम्प्लेक्स 2 अपने इलेक्ट्रॉन देगा यूबिक्विनोन जो कि एंजाइम है। उसके बाद यूबिक्विनोन अपने प्रोटीन देगा कॉम्प्लेक्स 3 को, या साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर और साइटोक्रोम C1। उसके बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन बचो देगा C4 कॉम्प्लेक्स को, जिसे साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखिए कोई भी प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी, जैसे कि क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, डार्क साइकिल, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, उसके अंदर आपको वाटर का इस्तेमाल नहीं होगा। वाटर का इस्तेमाल एक ही चीज में होता है जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि वाटर का यूज क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। और फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एमटीके में एमसीक्यूज आता है, जैसे कि पूछा जाता है व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो आपने टिक लगाना है जिसको ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ही फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। each next electron carrier protein molecule is more electronegative। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है और जो कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, जैसे कि अगर केमिस्ट्री HCl, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.0 है, इसकी 2.0 है, तो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा, क्लोरीन करेगा। ऐसे ही बच्चों इस मॉलिक्यूल में भी ऐसा होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है वो मोर इफेक्टिव मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद इवन टाइम इलेक्ट्रॉन मूव इन एनर्जी, यानी कि ऐसा होता है कि एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, और ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करने से वो ATP को बनाते हैं। सो एट एवरी स्टेप, ये जो सारे स्टेप हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन में इसमें हैपनिंग होती है, एक NADP, 3 ATP और एक FAD, और फिर वहां से बचो 2 ATP। अब देखिए ये जो अभी 8 ATP थे जो कि हमारी क्रेब्स साइकिल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने शो आउट भी किया था आप लोगों को कि ये देखें, ये 2 आप लोगों के प्रोसेस बने हैं क्रेब्स साइकिल में, और ये क्रेब्स साइकिल के, लेकिन 2 बच्चों ग्लाइकोलाइसिस के भी तो थे ना, और 2 आप लोगों की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो रिड्यूस हो रहे हैं। इस वजह से इनको मिलाकर बच्चों 8 NADPH में 30 ATP बनेंगे और 4 ATP, यानी कि 32 to 34 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बचा ATP बनते हैं। कैलकुलेशन करना चाहे, अब MCQs के आ सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखें, गौर से देखना है। अब देखें, अगर आप गौर से नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एक MCQs ये आएगा कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP फॉर्म होते हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ 2। क्रेब्स साइकिल में कितने ATP फॉर्म होते हैं, आप कहेंगे 2। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। और ग्लाइको जो क्रेब्स साइकिल के जो रेड्यूसिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनकी तादाद कितनी होती है, आपने 8 NADPH और 2 FADH की तादाद बतानी है। उसके बाद बताना है जो NADPH है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 2 को देता है, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 को या कॉम्प्लेक्स 1 को, तो आपने टिक किस पर करना है, कॉम्प्लेक्स 1 पर टिक करना है। क्लियर है। अब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका ऑक्सीजन होता है। उसके बाद याद रखिएगा FADH अपने इलेक्ट्रॉन 1 को देगा, 3 को, 4 को या फिर 2 को, तो हमने याद रखना है किसको देगा बच्चा, 2 को देगा। और यहाँ पर बताना है ईच नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं वो मोर इलेक्टिव, लेस या बोथ, तो आपने किसके पर टिक लगाना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बस बच्चों यही MCQs आपके इस टॉपिक में से पूछे जाने थे। अब हम डिस्कस करते हैं बायो एनर्जेटिक का इंट्रोडक्शन। अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं ऐसा करूँगी कि वीडियो आप लोगों की लास्ट में लगा दूंगी। तो अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो पूरा प्रोसेस है उसे हमने रब कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, रब कर दिया। अब चलते हैं बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस की तरफ चलने वाले हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट, तो चलते हैं बच्चों। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं बायो एनर्जेटिक को। ये बायो एनर्जेटिक बच्चों होती क्या है। देखिए बच्चों हमने याद रखना है कि बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ, ये याद रखना है। एनर्जेटिक का मतलब होता है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक्स। गौर से सुनिएगा, एनर्जी का रिलेशनशिप, एनर्जी का रिलेशनशिप लिख ले, नोट्स बना ले, छाप ले, जो करना है करें। बायो का मतलब होता है जिंदगी, एनर्जेटिक का मतलब होता है एनर्जी का रिलेशनशिप, कि एनर्जी की किस तरीके से ट्रांसमिशन करनी है, यहाँ
एनर्जेटिक। वो मैं कौन बताएगा? बायो एनर्जेटिक बताएगा बच्चों, याद रखना है। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एमजीकेट के स्टूडेंट के लिए टीचर लिखते तो नहीं है, लेकिन मैं आपको लिखवाऊंगी बच्चों। देखें, आप लिख लें अपनी कॉपी के ऊपर कि ये क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ बच्चों एनर्जी की कन्वर्जन और बच्चा और एनर्जी की ट्रांसमिशन बच्चों ये ओकर्स इन व्हाट? लिविंग सिस्टम के अंदर हो तो आप उसे बायो एनर्जेटिक। अभी हमने बच्चों वर्ड को भी डिस्कस किया कि क्वांटिटेटिव स्टडी एनर्जी की कन्वर्जन, एनर्जी की ट्रांसमिशन लिविंग सिस्टम में ओकर हो तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? बायो एनर्जेटिक। अब बच्चों बायो एनर्जेटिक याद रखिएगा, जो सन होता है, सन है ये आपका सन याद रखना है बच्चा, भूलना मत। दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी, दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी। कि आपका जो सन है, मैं एक बार देख लूं वीडियो चल रही है या नहीं। तो बच्चों आपका जो सन है वो बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का। अब आपने याद रखना है, एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आई थिंक आपको किसी कॉलेज में भी ना मिले, बट मैं आपको से कर देती हूँ। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसे इन्वॉल्व रखना है अपनी लाइफ में, ये नहीं कि आप निकाल दें। अब बच्चों देखिए बायो एनर्जेटिक, टू लास्ट फॉलोस, ये आपको कोई नहीं बताएगा। फर्स्ट लॉ मैं आपको बताती हूँ, फॉलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि इंटर क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर कोर्स ये फॉलो करती है लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों देखें, इनको गौर से समझना। अब बच्चों देखो कि जो आपकी बायो एनर्जेटिक है वो फर्स्ट लॉ को फॉलो करती है थर्मोडायनेमिक, जो कि इंटर क्लास में लॉ कन्वर्जेशन एनर्जी फर्स्ट ईयर में बार दिया हुआ है, हर फ्लूइड वाले चैप्टर में, जिसमें मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। बच्चों एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप एनर्जी को चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड लॉ कन्वर्जेशन ऑफ द एनर्जी। उसके बाद बच्चों एक वर्ड आ गया यहाँ पे एनर्जी का, तो एमटीकेट के स्टूडेंट है, हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों एनर्जी क्या होती है? व्हाट एनर्जी? कैपेसिटी, फिजिक्स में भी पढ़ाया था मैंने, टू डू वर्क। कैपेसिटी होती है काम करने की, उसे आप क्या बोलते हैं? एनर्जी। कोई मुश्किल बात बताई मैंने या आपको बताया ही कुछ नहीं? बहुत कुछ बता रही हूँ बच्चा, देखिए। और बच्चों याद रखिएगा एटीपी जो है वो करेंसी, देखिए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये जो आपकी एटीपी है वो एनर्जी करेंसी है सेल की, ये चीज आपने याद रखनी है। अब आपकी जो एटीपी है ये रिच कंपाउंड और आपका NADPH और FADPH, ये मैंने फुल फॉर्म आपको फर्स्ट ईयर में बताई है, फर्स्ट चैप्टर में। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर मैं निकोटीन अमाइड या और फ्लेविन अमाइड पढ़ लें। ये देखें मैंने आपको बता भी, हिट भी दे दी है। बच्चों ये क्या होते हैं? रेड्यूसिंग कंपाउंड। क्या होते हैं? रेड्यूसिंग कंपाउंड। बच्चों ये था आपका एनर्जी के कुछ ताल्लुकात। अब बच्चों यहाँ पर प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। बच्चों फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी की फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को बनाया जाता है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब इसके बच्चों 3 प्रोसेसेस आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं फोस्फोराइलेशन, एक को बच्चा हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, और तीसरे प्रोसेस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। अब बच्चा याद रखना है, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ऑक्सीडेटिव बच्चों फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। यानी कि लाइट की मौजूदगी में एटीपी की फॉर्मेशन हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो प्रोसेस होता है आपने थोड़ा गौर से देखना है। ये बच्चों ओकर होता है, जो आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये ओकर होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। कहाँ पर होता है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है? क्लियर है? अब बच्चों ये है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के लिए मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पर। तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन मुझे आई थिंक ये रिमूव करना पड़े बच्चा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगी, जरा गौर से देखना है। देखें बच्चों, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होती है एटीपी की, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है? लेकिन बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये तो प्रोसेस आपने पढ़े होंगे। इतने भी आप छोटे बच्चे नहीं है, एमडी गेट के स्टूडेंट है। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय, और ये मेन चीज है, ये ओकर कहाँ होती है? ओकर होती है क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी बच्चों क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है माय स्टूडेंट? अब नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों का है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फर। इसमें भी सेम है बच्चों डेफिनेशन, ये फॉर्मेशन हो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, लेकिन ऑफ वन सबस्ट्रेट, यानी कि यहाँ पर सबस्ट्रेट का आप क्या करें? इस्तेमाल करें, यानी कि जहाँ पर एटीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट आप लोगों का कंबाइन होगा और एटीपी की क्या बन जाएगी? एटीपी की बचा फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो फोटोसिंथेसिस समझना कोई मुश्किल बात है ही नहीं। अब मैं आपको कुछ चीजें और बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमटीकेट के लिए। ये आपको आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट टीचर्स आपको नहीं बताएंगे। तो देखें बच्चों, जो आपकी बायो एनर्जेटिक है, बायो एनर्जेटिक्स, अब देखिए बायो एनर्जेटिक में एक चीज आपने ना बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। वो कौन सी चीज समझनी है कि यहाँ पर मैं इस तरीके से लाइन लगा, फोटोसिंथेसिस में आप सबसे पहले बायो एनर्जेटिक में फोटोसिंथेसिस को समझेंगे और उसके बाद हम बच्चे समझेंगे रेस्पिरेशन। किसको समझेंगे? रेस्पिरेशन को। याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहला प्रोसेस हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस। किसको? फोटोसिंथेसिस। ये हमने बचपन में पढ़ा होगा, इतने भी आप पढ़े नहीं होंगे। फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है, देखें फोटो लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। क्या होता है बच्चों? प्रोडक्शन। तो आपने एक चीज याद रखनी है, लाइट की मौजूदगी में कोई चीज का बनना, उस प्रोसेस को आप बच्चों क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसकी डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखेंगे? भाई डेफिनेशन की तरफ गौर करें, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ही मैं सारी बातें कर देती हूँ। देखिए एक ऐसा प्रोसेस होता है, याद रखना बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स बच्चों क्या होते हैं? सुन लें, प्रोड्यूसर वो हमारे प्लांट्स होते हैं, और बच्चों फिर वो केमिकल एनर्जी का जो कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी जैसे कि मेन हो गया, वो क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि इंसान हो गया, एनिमल हो गए, कंज्यूमर है। उसके बाद डीकंपोजर जो कि मरे हुए इंसानों को खा जाते हैं, ये डीकंपोजर से। अब देखिए प्रोड्यूसर, यानी कि प्लांट ही जिस प्रोड्यूसर की बात कर रही हूँ, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोसेस ऐसे मतलब कि टू मेक देयर फूड, टू मेक देयर फूड, जो अपना खाना बनाए इन द प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस बच्चों, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, और किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, और किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्या कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों? एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों की सनलाइट। क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी सनलाइट। दूसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके पिगमेंट्स। क्या है? पिगमेंट्स। और थर्ड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ नंबर पे आपका वाटर आ जाता है। ये कंपोनेंट्स है जो प्लांट के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ऐसे कह सकते हैं द लाइफ ऑफ द प्लांट। ये चार कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है?
ये हमने अभी डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके बाद इसकी कंपोनेंट को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं हेडिंग डाल लेती हूँ जिसका नाम है बच्चों लाइट। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा मैट्रिक क्लास में कि लाइट जो है वो लाइट ऐसे लिख सकते हैं, इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म होती है, या आप ऐसे कहते हैं कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या रखती है, नेचर रखती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ एनर्जी भी आप इसे कह सकते हैं लाइट को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी आपने पढ़ा होगा क्लास मैट्रिक में, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वहां पर। और एक चीज याद रखनी है, फिजिक्स में भी मैंने आपको बताया मैट्रिक की कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है, यानी कि लाइट वेव नेचर भी रखती है और लाइट आप लोगों की पार्टिकल नेचर भी। ये डी ब्रोगली ने भी बताया था केमिस्ट्री में, देखा जाए तो आपकी फर्स्ट ईयर क्लास में। तो बच्चों याद रखिएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसा करें कि आप बायो की लाइफ समझें फिलहाल, जब तक आप एमडी गेट के लेवल में हैं। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लाइट के पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ द लाइट, उसे आप कहते हैं फोटोन। ये बतानी तो नहीं चाहिए थी, फिर भी मैंने बता दी। उसके बाद जो लाइट्स के जो यूनिट्स होते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्वांटा क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है? कोई चीज रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन हाजिर है, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चा, पूछ सकते हैं। रिक्वायरमेंट है आप लोगों की कि आप मुझसे क्वेश्चन, बिल्कुल पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब देखिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, सारा आप ये बस याद करें, वेग ब्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सही है। अब ये वाला जो रीजन होता है ये होता है विजिबल लाइट का रीजन। अब विजिबल लाइट का जो रीजन है वो मैक्सिमम जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, मैक्सिमम। अब अगर देखा जाए क्लोरोफिल, या जो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब होती है वो रेड में जो होती है वो 670 नैनोमीटर तक होती है, और ब्लू में जो एब्जॉर्ब होती है 430 नैनोमीटर तक होती है, याद रखिएगा बच्चों। और ये रिफ्लेक्ट करता है बच्चों, क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर है माय स्टूडेंट? अब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमडी गेट के लिए जो जो पॉइंट इंपोर्टेंट है वो मैं साथ साथ आप लोगों को बच्चों शेयर करवाती जा रही हूँ। कोई मैंने आपको थिंक में छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले स्पेक्ट्रम्स को। स्पेक्ट्रम, बेंडिंग ऑफ द लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ये तो आपको पता है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एक्शन स्पेक्ट्रम को। किसको डिस्कस करने वाले हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम को। तो बच्चों याद रखें कि एक्शन स्पेक्ट्रम आप उसे कहेंगे, ये एक, मैं आपको ऐसे, ये ग्राफिकल बच्चों रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप ये डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है बच्चों डिफरेंट पिगमेंट्स में, जो कि बच्चों रिक्वायर होते हैं आप लोगों को फोटोसिंथेसिस में। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है स्टूडेंट? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों जिसमें लाइट आपकी एब्जॉर्ब हो जाए, डिफरेंट पिगमेंट्स में रिक्वायर है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है कि ये मैक्सिमम कितनी जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ये मैक्सिमम बच्चे जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो 430 से 450 तक और 640 से 680 तक नैनोमीटर तक ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये पिगमेंट जो मिनिमम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनिमम लाइट को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो बच्चों होती है 500 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर तक, 600 नैनोमीटर तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेक्ट्रम है आप लोगों के पास जिसे आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जो एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है वो भी एक
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। जो डिटरमाइन करती है ये भी आप यहाँ से लिख लीजिएगा, पिछली डेफिनेशन में लिखाया है। ये क्या करती है, रेंज ऑफ वेवलेंथ को बच्चों एब्जॉर्ब करता है, वेवलेंथ को बच्चों एब्जॉर्ब करता है जो फोटोसेंसिटिव जो पिगमेंट्स होते हैं वहां पर। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है? क्लियर है? तो बच्चों ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है आप लोगों का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम बच्चों, दिस इज आस्किंग ऑन योर एमटीकेट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बस आपने इसकी क्या पढ़ लेनी है, डेफिनेशन को इजी तरीके से समझ लेना है। अब बच्चों इनके बहुत ज्यादा पार्ट्स आ जाते हैं, लेकिन डायरेक्शन पूछी जाती है, डायरेक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिएगा बच्चों, वो केराटिनॉइड से जाते हैं क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल से क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक होती है, आपने पढ़ा होगा। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पर इसकी डायरेक्शन होती है। अब बच्चों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों का यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चों केराटिनॉइड्स। अब केराटिनॉइड्स में बच्चों एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है और दूसरा क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है। अब बच्चों क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल है ये मोर अबंडेंट है। वैसे तो ए बी सी डी ई होते हैं, लेकिन मोस्ट अबंडेंट जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए है। और मोर इफेक्टिव है वो भी बच्चों क्या है, क्लोरोफिल ए है। और एमडीकेट में क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला आता है C55 H72 O बच्चों 6 नहीं 5 और N4 Mg, ये फॉर्मूला आता रहता है एमडीकेट में, तो आपने इसे याद कर लेना है। उसके बाद बच्चों क्लोरोफिल ए ये लेस अबंडेंट होता है, लेस अबंडेंट और लेस इफेक्टिव होता है। बच्चों ये मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, ये केराटिनॉइड्स नहीं, ये क्लोरोफिल है। ये बच्चों डायरेक्शन मैंने बिल्कुल सही लिख पाई थी, डायरेक्शन बिल्कुल सही थी, वो आप देख लीजिएगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये फॉर्मूला इसका लिखा दूँ C55 H70 O6 N4 और Mg, सही है इसका फॉर्मूला है जो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है। क्लियर है माय स्टूडेंट? अब क्या पढ़ने वाले हैं जरा आप भी बता दें। केराटिनॉइड्स बच्चों, जो केराटिनॉइड्स है, केराटिनॉइड्स स्पेलिंग सही लिख देती हूँ, केराटिनॉइड्स। जल्दी में बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना। अब बच्चों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि केराटिनॉइड है, ये जो है ये लाइट जो है वो रेड ब्लू ग्रीन कोई। अब बच्चों जो केराटिनॉइड्स हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स है और बच्चों इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को बच्चों एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर है? अब हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। बच्चों मोस्ट आप लोगों को पढ़ाना थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड है, क्योंकि यहाँ पर घर वाले शोर ही बहुत ज्यादा करते हैं। स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर एडिंग दे दूँ, दिमाग ही मेरा आउट कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। अब हम क्लोरोफिल की बच्चों स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। बच्चों क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर जो है वो कंसेप्ट होती है, हेड और टेल का जो रीजन होता है वहां पर ये यहाँ पर सही होगा, कंसेप्ट होती है हेड और टेल। अब बच्चों यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेना है अपने हेड का और डिफरेंशिएट कर लेना है अपने टेल का। अब जो हेड है ना, याद रखना बच्चों, भूलना मत, सही है ये। और जो आप लोगों की क्या होती है? टेल होती है। ये बच्चों फ्लैट होती है, स्क्वायर होती है, सही है। और ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। और ये इसके अंदर बच्चों कंसेप्ट्स होती हैं, पोर्फिरिन रिंग्स। अब बच्चों जो टेल है, टेल आपने याद रखना है, जो मेड ऑफ जो के लॉन्ग चेन इसमें होती है हाइड्रोकार्बन्स की। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, मैट्रिक में भी, इंटर में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद बच्चों ये हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर को हेट करती है, वाटर हीटिंग, और ये वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक।
उसके बाद बच्चों ये कंसेक्स करती है पाइटोल ग्रुप, सही है, जिसका फॉर्मूला है C20H39। क्लियर है मैथ स्टूडेंट? क्लियर है? और बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप लोगों ने इसे याद कर लेना। ये नहीं कि आप एमडी गेट में छोड़ दें इन्हें, अगर आपको नजर नहीं आ रही तो थोड़ा सा मेरी ना बातों को आप देख लें। अब बच्चों इंक भरने का मेरे पास टाइम नहीं है। हेड भी हो गया, टेल भी हो गया। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये की ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और बच्चों यहाँ का जो एंड प्रोडक्ट है वो तो आपको पता है ग्लूकोज है, मुझे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर बच्चों देखा जाए वाटर में जो NAD है वो NADH में कन्वर्ट हो जाए, एक हाइड्रोजन मिल जाता है। अगर देखा जाए रेस्पिरेशन का प्रोसेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर को बनाते हैं, अगर प्रोसेस को देखा जाए। लेकिन बच्चों बहुत ज्यादा हाइपोथेसिस होने लगी। 1930 में एक नील हाइपोथेसिस भी है, वहां पर ये कंक्लूजन निकली कि कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है या वाटर के जरिए ये फॉर्म हो रहा है। तो बच्चों उलट हो गई, उनको कंक्लूजन का पता नहीं चला, तो नील हाइपोथेसिस भी ऐसे गई। फिर 1940 में उन्होंने क्या किया, आइसोटोप ट्रेसर लिया, आइसोटोप ट्रेसर यानी कि ऑक्सीजन 18 लिया, उसने एक G1 बनाया फेज, एक G2 फेज बनाया। उन्होंने क्या किया, ये पूरा फॉर्मूला लिखा और उन्होंने कहा G1 फेज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, C6H12O6 के साथ, और उसने बताया कि जो आपका वाटर है वो रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन को बनाता है। तो ये कंक्लूजन सामने है, तो ये बिल्कुल राइट है। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की तरफ जंप मारने वाले हैं हम, फिर रेस्पिरेशन की तरफ जंप लगाएंगे। तो जंप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जंप लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बच्चों है लाइट रिएक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों लाइट रिएक्शन, अब जो लाइट रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये लाइट अगर होगी तभी ये रिएक्शन क्या होगा, परफॉर्म होगा, इस वजह से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि बच्चों इसमें होता क्या है, आपने सिर्फ वो ही देखना है। बच्चों इसमें एक प्रोटीन्स की मेम्ब्रेन, ऐसे बनाऊंगी तो पूरा कहाँ आएगा, एक बच्चों प्रोटीन्स की मेम्ब्रेन होती है, उन जो प्रोटीन्स की जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर कुछ प्रेजेंट होते हैं बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं, आपने याद रखना है। बच्चों ये जो लाइट रही है प्रोटीन्स है और जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स है, इसको आप कंबाइनिंग कार्ड कहते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स, या फिर आप इसे कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। बच्चों से आप कंबाइनिंग कार्ड पिगमेंट्स और मेम्ब्रेन को, प्रोटीन को बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। क्योंकि बच्चों ये क्या करते हैं, ये सन है, सन के मतलब के फोटोन्स क्या होते हैं बच्चों, रिलीज होते हैं फोटोन्स। ये बच्चों ये जो लाइट रिएक्शन है इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। बच्चों इस लाइट रिएक्शन के जो कंसेप्ट्स करते हैं कुछ पार्ट्स होते हैं। एक बच्चों इसका पार्ट होता है, मैं आपको बताऊंगी, एक होता है रिएक्शन सेंटर। क्या होता है, रिएक्शन सेंटर, और दूसरे को आप एंटीना या लाइट हार्वेस्टिंग कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है? अब बच्चों होता क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट आकर एंटीना कॉम्प्लेक्स पर लगती है, ये इसे हार्वेस्ट कर देता है, और यहाँ से बच्चों एक क्या होता है आप लोगों के पास, रिएक्शन सेंटर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन सेंटर। अब लाइट हार्वेस्ट होती है, रिएक्शन सेंटर में जाती है, और यहाँ पर बच्चों स्पेशल टाइप के, स्पेशल क्लोरोफिल ए के बच्चों पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। अब लाइट हार्वेस्ट होती है और यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब जैसे ही बच्चों यहाँ पर लाइट पड़ी, रिएक्शन सेंटर पे आकर हार्वेस्ट हुई, इस पर पहुंची, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और फिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। लेकिन बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ऐसे ही नहीं जाएंगे, यहाँ पर कुछ और प्रोसेस होंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए,
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए आपने याद रखना है कि जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलाकोइड में होता है। थाइलाकोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोसेस होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब थाइलाकोइड का बच्चों जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन के अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और यहाँ पर वो वाटर का मॉलिक्यूल बच्चों मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स में और 2 हाइड्रोजन में प्लस में 1 ऑक्सीजन में। सही है बच्चों, इसमें टूट जाता है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन 2 की जो डेफिशिएंसी है वो प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस का जो कि लाइट रिएक्शन में होता है उसे आप क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। ये चीज आप याद रखनी है। और बच्चों यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर ये बना देती हूँ, यहाँ पर आप लोगों के 2 फोटो सिस्टम्स होंगे। एक फोटो सिस्टम आपका 2 होगा और एक फोटो सिस्टम मैं यहाँ पर बना देती हूँ, एक फोटो सिस्टम आपका होगा 1। अब बच्चों मैं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 इस वजह से लिखती हूँ ड्यू टू डिस्कवरी। फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम 2 बाद में बच्चों डिस्कवर हुआ था। याद रखना है बच्चों, लाइट को कैप्चर करते हैं कुछ पिगमेंट्स और जो पिगमेंट्स कैप्चर करते हैं उनको, जो पिगमेंट्स बच्चों आप लोगों के कैप्चर करते हैं वो किसमें, लाइट रिएक्शन में। उसके बाद जो क्लस्टर होता है पिगमेंट्स का, उस क्लस्टर को आप कहते हैं फोटो सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट। अब ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, अब हमेशा लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है फोटो सिस्टम 1 से, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, मैंने बताया डेफिशिएंसी हो गई तो यहाँ पर फोटोलाइसिस का प्रोसेस हो गया। अब फोटोलाइसिस के बाद ये प्रोसेस पूरा होगा और आगे बच्चों ये फोटो सिस्टम 1 बच्चों बाद में स्टार्ट होगा। फोटो सिस्टम 1 को हम यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि यहाँ ये फोटो सिस्टम आपका 1। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। उसके बाद ये प्रोटीन्स में जाएगा, प्लास्टोक्विनीन, उसके बाद बच्चों ये जाएगा साइटोक्रोम, इस तरीके से प्रोटीन जा रहा है। उसके बाद बच्चों ये जाएगा प्लास्टोसायनिन में जाएगा। उसके बाद बच्चों ये प्रोटीन जाएगा फोटो सिस्टम 1 में और फोटो सिस्टम के बाद ये फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा और फेरोडॉक्सिन के बाद बच्चों ये NAD जो है ना, NADH वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इनको हाइड्रोजन मिल जाएगा और ये एनर्जी रिड्यूसिंग कंपाउंड होता है, आप लोगों को पता है। और यहाँ से बच्चों आपकी ATP की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। और बच्चों जो एंड प्रोडक्ट है वो यहाँ का क्या है, ऑक्सीजन बच्चों यहाँ का क्या है, एंड प्रोडक्ट है। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट थिंकिंग को। बच्चों यहाँ से ही हमारा काम खत्म नहीं होता, यहाँ से और भी प्रोसेसेस होते हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी डिस्कस करवाऊंगी। बच्चों ये तो मैंने आपको ट्विस्ट दिखाया है, ट्रेलर देखना बाकी और ड्रामा देखना बच्चों बाकी है। ड्रामे में हम क्या डिस्कस करेंगे ये आप लोगों ने देखना है। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखना है जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब बच्चों जो 2 पाथवेज होते हैं, 2 पाथवेज ऑफ लाइट रिएक्शन। एक बच्चों आप लोगों के पास होता है साइक्लिक पाथवेज। अब बच्चों याद रखना है कि जो आप लोगों के पास साइक्लिक पाथवे है वो पूरा क्या बनता है, साइकिल फॉर्म करता है और इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं वो आपको पता है NADPH और ऑक्सीजन। ATP तो उसका बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। तो बच्चों होगा क्या, वही प्रोसेसेस होंगे जो कि मैंने आपको भी पढ़ा दिया। अब नॉन साइक्लिक समझना बहुत जरूरी है कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्यों होता है पाथवेज के अंदर, ये वाला प्रोसेस क्यों होता है बच्चों। ये प्रोसेस इस वजह से होता है, ये कम्प्लीटली बच्चों सॉरी साइक्लिक में बच्चों एक साइकिल फॉर्म होती है, यानी कि जो मतलब कि स्टार्ट भी होता है एंड भी हो जाता है, लेकिन ये इसके अंदर नो साइकिल, इसके अंदर कोई साइकिल नहीं होती और बच्चों ये साइक्लिक होता ही नहीं है। उसके एंड प्रोडक्ट बच्चों होता है ऑक्सीजन। क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन। अब साइक्लिक पाथवे वो है जो मैंने अभी पढ़ाया, जो फोटो सिस्टम 2 से बच्चों स्टार्ट हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हो रहा है, फोटो सिस्टम 1 पे एंड हो रहा है।
कुछ ऐसी कंक्लूजन आ जाती हैं जिसमें नॉन साइक्लिक आपका पाथवे ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक क्यों होता है, फोटो सिस्टम टू ब्लॉक हो जाता है, ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि लो कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी की बच्चों लो कंसंट्रेशन होती है, इस वजह से ब्लॉक हो सकता है। या मोर फॉर्म ऑफ NADPH, या ऐसा हो सकता है। या बच्चों ऐसा भी हो सकता है, देखिए एक ये प्रोसेस एक ब्लॉक हो गया, दूसरा लो कंसंट्रेशन हो गई, उसके बच्चों कभी कभी लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से भी फोटो सिस्टम 2 क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ये सारे बच्चों आप लोगों के पास क्या है, प्रोसेसेस है। लो कंसंट्रेशन इस वजह से। अब हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक पाथवे। ये बच्चों साइक्लिक पाथवे कैसे होती है, बच्चों वही प्रोसेस है। यहाँ पर मेम्ब्रेन होगी, ये रिएक्शन सेंटर होगा, इस तरीके से लाइट आएगी, और बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फेरोटॉक्सिन में लाइट जाएगी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि यहाँ पर जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर वहां से फेरोटॉक्सिन के बाद ये जाएंगे बच्चों साइटोक्रोम के पास, और साइटोक्रोम पर जाने के बाद ये बच्चों जाएंगे प्लास्टोसायनिन में, और फिर दोबारा से वो अपनी जगह पे, यानी कि वो एंड स्टार्ट भी होते हैं और स्टार्ट और एंड वहीं पर आकर खत्म भी हो जाते हैं। और बच्चों यहाँ पर भी फॉर्मेशन किसकी होती है, एटीपी, लेकिन ये यहाँ के एंड प्रोडक्ट ना ही ऑक्सीजन होता है, ये चीज एमटीकेड में आती है, ना ही ऑक्सीजन होता है, ना ही NADPH होता है। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो ये नॉन साइक्लिक है। अब एक प्रोसेस है तो ऐसा होता है जिसे केमियोसिस बोलते हैं। बच्चों केमियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होती है आपकी हाइड्रोजन आयंस की, यानी कि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी एनर्जी सारी हाइड्रोजन को दे देते हैं, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो फिर एटीपी सिंथेज के जरिए वो अपनी जो कंसंट्रेशन है उसे मैक्सिमम करते हैं और एटीपी बना देते हैं, केमियोसिस प्रोसेस। यानी कि मूवमेंट होती है हाइड्रोजन की जो कि ऊपर होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो एक मेम्ब्रेन होती है वहां पर बच्चों मूवमेंट होती है हाइड्रोजन की। ये आपने बच्चों क्या करना है, याद रखना। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं जो प्रोसेस है उसका नाम है बच्चों डार्क रिएक्शन। बच्चों कुछ शोर आ रहा है, मिनिमाइज कर लेना है, मैं खुद इतनी जलील हुई पड़ी हूँ, फिर भी मैंने बोला एमटीकेट वाले स्टूडेंट का थोड़ा सा भला हो जाए और मेरा भी हो जाए, लाइक सब्सक्राइब आपने कर लेना है। और एक बच्चों आता है डार्क रिएक्शन, एक बच्चों क्या आता है आपका डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन को आप कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरा इसको आप केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल। तो जो ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो आपकी केमिकल एनर्जी बनी थी, इसमें लाइट रिएक्शन में जो बनी थी उसको कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर वहां पर उसे कन्वर्ट कर देंगे 3 कार्बन शुगर को, 3 कार्बन जिसे फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड कहते हैं उसके अंदर। और बच्चों ये एक एरोबिक प्रोसेस है, और एरोबिक प्रोसेस में होने के साथ कि केल्विन साइकिल में कार्बन इंटर होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन इंटर होगा, ये चीज आपने याद रखनी है। और वहां पर डायरेक्टली कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगा, बल्कि 3 कार्बन शुगर बनाएगा जिसको आप कहते हैं फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड। क्लियर है माय स्टूडेंट? और एक मतलब कि 3 फॉस्फोग्लिसरॉल के बनने के लिए केल्विन साइकिल 3 दफा क्या होती है, रोटेट होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब इसके टाइप्स होते हैं आपके डार्क रिएक्शन के। अब डार्क रिएक्शन के कौन से टाइप्स होते हैं, डार्क रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। एक बच्चों होता है आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस जो कि एमटीकेट में आता रहता है, जिसका नाम है कार्बन फिक्सेशन, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद सेकंड है रिडक्शन, और थर्ड बच्चों आप लोगों का आता है रीजनरेशन। थर्ड क्या आ जाता है, रीजनरेशन। बच्चों यहाँ पर होता क्या है, यही चीज मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। अब बच्चों यहाँ पर होता क्या है,
जो आपकी केमिकल एनर्जी स्टोर हुई है एटीपी और NADPH जो लाए, अब वो यहाँ पर एक केल्विन साइकिल है। अब केल्विन साइकिल जो है वहां पर आके ये यूटिलाइज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बचा इसमें 3 कार्बन शुरू है जिसमें फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड कहते हैं। अब जो यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ कि ये प्रोसेस किस तरीके से फॉर्म होगा और यहाँ पर कौन कौन सी चीजें बनेगी, कौन कौन सी चीजें बनेगी। अब जो यहाँ पर रुबुलस बाइफॉस्फेट, रुबुलस बाइफॉस्फेट, ये जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रुबुलस बाइफॉस्फेट, ये 5 कार्बन शुगर यहाँ पर पहले से प्रेजेंट होगा और हमें तो सिर्फ क्या चाहिए 3 फॉस्फोग्लिसरल, तो 3 हम क्या लेंगे इसके मॉलिक्यूल्स लेंगे। उसके बाद रुबुलस जो बाइफॉस्फेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाकर बच्चों अटैच हो जाएगा और यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम, बच्चों ये नेचर में सबसे अबंडेंट एंजाइम है। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इस तरीके से कुछ देखें, थोड़ी सी स्ट्रक्चर को आप एज्यूम करें। अब जो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ से ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए। अब मॉलिक्यूल्स बच्चों जैसे ही ब्रेक हुए तो फिर से ये 3 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे और बच्चों यहाँ पर एक साइड फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, तो इसका नाम बचेगा फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट भी आप कहते हैं, या बाइफॉस्फो या फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फो सही लिखा, फॉस्फोग्लिसरेट। बच्चों यहाँ पर एक कार्बो ऑक्साइड जो ग्रुप है आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में, वो आकर यहाँ पर COH, जैसे COOH भी आप इस तरीके से लिखते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्लियर है माय स्टूडेंट। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो NADP है वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से 3 मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट आकर इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब इसका नाम ये नहीं रहेगा, अब रहेगा क्योंकि पहले पर और थर्ड वाले पर एक फॉस्फेट अटैच हो गया है, तो 1,3 बाय फॉस्फेट, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर है माय स्टूडेंट, फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद बच्चों यहाँ पर भी ऐसा होगा कि NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। क्लियर है माय स्टूडेंट। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ वो हुआ कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन का मतलब है कि जो इनऑर्गेनिक कार्बन है ये कन्वर्ट हो गया ऑर्गेनिक में, और यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो होगा रिडक्शन, कि गेन हुई और इलेक्ट्रॉन्स की इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आके अटैच हो गए इस वजह से। अब यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन सिर्फ एक मॉलिक्यूल में हमें सिर्फ ये चाहिए था। अब बच्चों दोबारा से रीजनरेशन करनी है, ये जो हमने लिया है इसको दोबारा से इसकी रीजनरेशन भी तो करवानी है। अब एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चों MCQs हैं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो आपने देख लेने। बच्चों यहाँ पर जो ATP यूज हुई है वो लिखनी है, तो यहाँ पर 9 ATP यूज हुई है एक 3 फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड को बनाने के लिए, और यहाँ पर 6 NADPH यूज हुए हैं। अगर बच्चों ये तो 3 फॉस्फो, अगर हमने कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को बनाना तो इसके लिए आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 80, इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 80। तो दिस इज द बच्चों डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं। अब हम बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन भी बहुत आसान होता है देखा जाए तो। अब जो होता क्या है, मैं थोड़ा सा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें, ऑक्सीजन उसमें यूज हो और माइटोकॉन्ड्रिया भी हो, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं भी होता। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो या फिर आप कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी हो, एनारोबिक वो होती है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो।
तो वहां पर जब ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन नहीं हम इस्तेमाल करते उस रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन को बच्चों हम दूसरा फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी केमिकल सब्सटेंस होती है, यानी कि केमिकल ब्रेकडाउन होती है सब्सटेंस की। एक आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरी होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चों एनिमल्स में भी होती है और ह्यूमन्स जो हम इंसान हैं हमारे मसल्स के अंदर भी होती है। और उसके बाद आप बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि योगर्ट हो गया, दही हो गया। अब यहाँ पर बच्चों होता क्या है, एक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होती है पायरुवेट्स में। तो यहाँ पर अगर आपने योगर्ट बनाना है, क्योंकि इंसान के मसल्स के अंदर क्यों हम तो एरोबिक करते हैं, इस वजह से बच्चों जब हम इंटर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो इंटर एक्सरसाइज करने के दौरान हमारी ऑक्सीजन कम हो जाती है, इस वजह से वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। योगर्ट कैसे बनता है, अब बच्चों देखें, मुझे लिखना ही पड़ेगा। देखिए ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट्स में और फिर बच्चों 2 पायरुवेट्स के बाद वो लैक्टेज में, यानी कि जैसे पायरुवेट्स और लैक्टेज में तो आपका योगर्ट बनके तैयार होगा। और उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास आती है अल्कोहल, जिसमें फंजाई की टाइप है यीस्ट। उसमें बच्चों क्या हो, ग्लूकोज कन्वर्ट हो पायरुवेट्स में और पायरुवेट्स के बाद बच्चों को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो, डिहाइड में। तो बच्चों यहाँ पर बनती है आपकी 2 ATP बनती है और यहाँ पर बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बीच, जिसमें बच्चों आपकी ब्रेड फूल जाती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इथेनॉल बनता है जो कि शराब होती है, जो कि बहुत गंदी होती है। आपको पता है आपके लिवर के लिए शराब कितनी खराब है। तो इसी प्रोसेस से बनती है जिसका नाम है बच्चों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस, आई होप आपको समझ आया है। बच्चों यहाँ पर आपका NADPH जो है वो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होगा तो ये काम होगा। ये बच्चों ग्लूकोज, फिर पायरुवेट्स और पायरुवेट्स के बाद क्या होगा, लैक्टेज। अब नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बच्चों इसमें होता क्या है, जरा गौर से आप लोगों ने देखना है। बच्चों ये जंक्शन होती है, ये एक जंक्शन होती है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बिटवीन की जंक्शन। अगर ये मॉलिक्यूल होगा तभी क्रेब्स साइकिल चलेगी, ये चीज आपने याद रखनी है। देख, और ये प्रोसेस होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है माय स्टूडेंट? इसमें क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है ना बच्चों, ग्लूकोज वो कन्वर्ट होता है, आपको पता है 2 पायरुवेट्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है। अब जो पायरुवेट्स का फॉर्मूला वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या होता है, OH होता है या H होता है। बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो बच्चों यहाँ से क्या हो जाता है, CO2 क्या हो जाता है, यहाँ से डिलीट हो जाता है इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और जैसे ही रिमूव होता है तो यहाँ पर होती है डीकार्बोजाइलेशन प्रोसेस होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है जिसे हम डीकार्बोजाइलेज कहते हैं। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, अब ये बन जाएगा CH3। उसके बाद बच्चों ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड तो नहीं रहेगा, अब रहेगा OH, C डबल बॉन्ड O भी रहेगा, नहीं रहेगा बच्चों, क्योंकि ये ऑक्सीजन अगर इसे दे दे तो बन सकता है। अब बच्चों ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड में हम क्या कर लेते हैं, एसिटल्डिहाइड में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। अब ये प्रोसेस कहलाएगा डिहाइड्रोजिनेशन और यहाँ पर एंजाइम जो यूज होगा उसे डिहाइड्रोजिनेज कहेंगे। अब जो यहाँ पर जो एंजाइम है CHCOH बच्चों ये जो एसिटाल्डिहाइड एंजाइम है, इस एसिटाइल को एंजाइम है जिसकी मदद से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट है, क्योंकि डायरेक्ट पायरुवेट क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट नहीं
नहीं कर सकता। सो इस वजह से, क्योंकि बच्चों ये चार्जेबल होता है आपका पायरुवेट्स, इस वजह से चार्जेबल होता है, चार्जेबल, इस वजह से स्टार्ट नहीं कर सकता। अब बच्चों ये CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपको मिलेगा COH, इसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा और बना देगा एसिटाइल, यही आपका क्या होता है कोएंजाइम। अब ये बन गया है, अब ये क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा, चलें अब क्रेब्स साइकिल को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई है, आप बोलेंगे एक, नहीं बच्चों एक नहीं 2 यूज होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। अगर एक पायरुवेट्स के मॉलिक्यूल में तो आप एक बताएंगे, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल है तो आप 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज कितनी लगी है तो आप बचाएंगे टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ 2 पायरुवेट में, तो यहाँ पर भी ग्लूकोज में भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। एक ग्लूकोज में बोलेंगे तो एक, ये चीज आप लोगों ने बच्चों याद रखनी है। अब हमने बना लिया एसिटाइल कोएंजाइम, अब इजीली हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी क्रेब्स साइकिल को, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। बच्चों ये जो क्रेब्स साइकिल है ना, इसे आप कहते हैं सिट्रेट साइकिल भी, सिट्रेट क्योंकि यहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रेट बनता है। उसके बाद इसे आप कहते हैं कार्बोक्सिलेट एसिड साइकिल भी आप इसे कहते हैं। ये बच्चों परफॉर्म होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ये परफॉर्म होती है। उसके बाद बच्चों ये होता क्या है, यहाँ पर आपको समझने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो कौन सा, I know some special formula making option। ये आप लोगों को अगर याद है तो आप इसी तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है बच्चों, यहाँ पर ये जो साइट है, ये जो साइट है इसके लिए आप लोगों को चाहिए होगा सिट्रिक एसिड, यानी कि जो सिट्रेट होगा वो बच्चों 2 कार्बन नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको चाहिए होगा कोएंजाइम। उस कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला है और एक आपको चाहिए ऑक्साइलो एसीटेट, और जो एक्साइलो एसीटेट होता है ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये बच्चों आपका क्या है, सिट्रेट। क्या है बच्चों, सिट्रेट। और सिट्रेट के बाद बच्चों आपका बनेगा, मैं यहाँ पर ही बना लेती हूँ, ये बच्चों आपका क्या है, सिट्रेट। सही है। अब ये आप लोगों का बनेगा आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट। उसके बाद बनेगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। उसके बाद बच्चों आपका बनेगा सक्सीनाइल। बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी मैं लिखती हूँ। और एक आपका हो जाएगा सक्सीनेट, और सक्सीनेट के बाद आपका बच्चों हो जाएगा फ्यूमरेट। उसके बाद फ्यूमरेट के बाद आप लोगों का होता है मालेट के बाद होता है आपका ऑक्साइलो एसीटेट। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो इससे आप इस्तेमाल करके फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन इसे आप बना। फर्स्ट कंपाउंड जो बनता है वो सिट्रेट बनता है, इस वजह से हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। और ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर बच्चों वही आइसोमराइजेशन, क्योंकि हमने एक इसके ग्रुप को आइसो को क्या किया, इसकी से इस वजह से आइसोमराइजेशन हुई है। और बच्चों ये है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब बच्चों यहाँ पर जो प्रोसेस होगा कीटो ग्लूट्रेट। अब देखिए सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा, लेकिन उससे पहले ऑक्साइलो एसिटेट। यहाँ पर जो कोएंजाइम होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और SCOH, ये जो आपका कोएंजाइम है, ये क्या होगा, वाटर के साथ ऐड होगा। यहाँ पर एक वाटर भी ऐड होगा, उसके साथ बच्चों ये ब्रेक हो जाएगा, ये एंजाइम अटैच होगा सिट्रेट से, यानी कि ये आइसो मतलब कि इन दोनों के बिटवीन ये क्या हो जाएगा, एंजाइम रिलीज हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में, और यहाँ पर जो प्रोसेस होगा इसे आइसोमराइजेशन कहेंगे। उसके बाद जो आइसोसिट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में, क्योंकि यहाँ पर एक
डिक्रीज हो गया है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर डी कार्बोजाइलेशन भी हो गई है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हो जाएगी ऑक्सीडेशन भी। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, क्योंकि NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH, ऑक्सीडेशन भी हो गई। और यहाँ पर बच्चों फिर से क्या हो गई, कार्बोजाइलेशन, यहाँ पर फिर से रिमूव हो गई अल्फा ग्लूट्रेट और सुक्सिनाइल में। यहाँ पर भी बच्चों आपका NADP है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा NADPH में। और यहाँ पर डी कार्बोजाइलेशन फिर से हो जाएगी इस प्रोसेस में। बच्चों यहाँ पर जो अनोखा काम होने वाला है सक्सिनाइल में, अब सक्सिनाइल में दोबारा से ये कोएंजाइम आकर अटैच होने वाला है। कोएंजाइम आकर अटैच होगा बच्चों, इतना पावरफुल होता है कि ये GTP के साथ एक फॉस्फेट अटैच करता है, तो उसे GTP गवानीन ट्राइफॉस्फेट बना देता है, और गवानीन ट्राइफॉस्फेट से वो ATP बना देता है। और बच्चों यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सक्सिनेट और फ्यूमेरेट के बीच में बच्चों FAD यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा FADPH में। क्लियर है माय स्टूडेंट। उसके बाद मालेट और फ्यूमेरेट, इसके दरमियान में वाटर आकर रिलीज हो जाएगा। क्लियर है माय स्टूडेंट। और यहाँ पर बच्चों फिर से ऑक्सीडेशन होगी, NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH। क्लियर है माय स्टूडेंट। तो बच्चों आपने MCQs को याद रखना है, इम्पोर्टेंट, कि बच्चों यहाँ पर एंजाइम आकर एड होगा वाटर के साथ, और 2 बार केल्विन साइकिल चलती है, फिर ये प्रोसेस पूरा होता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको आउटपुट कुछ लिखनी पड़ेगी और कुछ आपको इनपुट लिखनी पड़ेगी। और बच्चों आपने एक एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवाया आउटपुट में, और बच्चों आपने इन करवाया ATP को, और प्लस फॉस्फेट को आपने ऐड करवाया। उसके बाद आपने ऐड करवाए हैं 2NADPH, और उसके बाद आपने करवाए हैं 2FAD। उसके बाद इनपुट आपको मिली, क्योंकि केल्विन साइकिल 2 बार 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लगेंगे, क्योंकि 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी लगता है, जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे, और 1 ATP बना है पूरे क्रेब्स साइकिल में, 2 बार रोटेट करेगी तो 2 ATP बन जाएंगे, और यहाँ पर 4 NADPH बन जाएंगे, और यहाँ पर 6 ATP आई थिंक, और FADPH। तो बच्चों ये थी आपकी ऑनशूट बायोलॉजी की। आई होप आपको बहुत पसंद आई, मैंने बहुत मेहनत की है, दुआ में याद रखेगा।